नमस्कार बच्चों, मैं पूनम रलन आज आपको क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि क्रिया का अर्थ होता है काम करना। क्रिया से हमें यह पता चलता है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार किया गया। तो आज इस पाठ में हम समझेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या है, उसके भेद कैसे हैं और क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी वह शब्द जो हमें यह बताते हैं कि कार्य हो रहा है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पी, बोल, आ, जा ये मूल धातु हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे पी के साथ जब हमने ना जोड़ा तो बन गया पीना। बोल के साथ ना लगाया तो बन गया बोलना। आ के साथ जब ना प्रत्यय लगाया तो बन गया आना। जा के साथ ना लगाया तो बन गया जाना। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेद के बारे में समझते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद और रचना के आधार पर क्रिया का भेद। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम समझेंगे अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथी चल रहा है, इसमें क्रिया क्या है? चल रहा है। यदि मैं पूछूं कि कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मुझे इसमें कर्म दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। इस चित्र में देखिए, फल वाली फल बेच रही है। इसमें क्रिया क्या है? बेच रही है। वो क्या बेच रही है? फल। तो यहाँ पर कर्ता के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। बच्चों, सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर अवश्य मिलता है। एक उदाहरण से समझते हैं। रमा पत्र पढ़ रही है। इसमें हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ रही है, तो हमें इस वाक्य में उत्तर मिलता है पत्र। तो बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द को देखते हैं तो उसके साथ संबंधित हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या, किसे या कैसे, और जब हमें उसका उत्तर वाक्य में ही मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। और अगर हमें इसका जवाब नहीं मिलता, जो प्रश्न हमने किया है उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो आगे और भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। प्रश्न देखते हैं। बच्चों ने मंच बनाया। प्रश्न क्या है? क्या बनाया? उत्तर मिलता है मंच बनाया। नानी ने चॉकलेट दी। क्या दी? चॉकलेट दी। तो इसमें हमने देखा कि एक ही कर्म है। हमने एक प्रश्न पूछा और उसका हमें एक ही उत्तर मिला, तो यह जो है वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। माँ ने शोभा को उपहार दिए। प्रश्न करते हैं क्या दिए? उत्तर उपहार दिए। प्रश्न किसे दिए?
उत्तर शोभा को। तो आप देखेंगे बच्चों कि इसमें दो कर्म हैं। पहला है कि उपहार दिए, यानी क्या दिए? उपहार दिए। और किसे दिए? शोभा को दिए। तो इसमें दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। मैंने आम खाए, चोर डरकर भागा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। संयुक्त क्रिया, वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। शेखर लिख रहा है, इसमें मुख्य क्रिया है लिख और रंजक क्रिया यानी सहायक क्रिया है रहा है। तो इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। हाथ हथियाना, लात लतियाना, शर्म शर्माना, फिल्म फिल्माना, लाज लज्जाना, चक्कर चकराना, जूता जुतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। इसमें दादी जी स्वयं काम ना करके नौकरानी से कपड़े धुलवाने का काम करवा रही हैं। ऐसे ही अध्यापिका स्वयं ना पढ़ाकर बच्चों से पुस्तक पढ़वाती है। तो जो कार्य स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने समझा कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य करिए और जीवन में इसके महत्व को समझिए। धन्यवाद बच्चों।